हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका रैपिड रिवीजन रूट में। तो जो टॉपिक आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट। यस, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट हम रिवाइज करने जाएंगे और ये शुरू होता है सेक्शन नंबर 16 से। यस, इसके पहले तक देखो हमने अब तक क्या क्या कंप्लीट किया। सेक्शन नंबर 7 सप्लाई, 8 कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, 9 चार्ज, फिर 10 कंपोजिशन स्कीम, 11 एग्जम्पशन, 12 13 टाइम ऑफ सप्लाई, यस, 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई, और अब हम आ गए 16 आईटीसी पे। यस, इसमें है सेक्शन नंबर 16, 17, 18, 19। इतने सेक्शन इसमें है जिसमें हम डिटेल में जितना हो सके रिवाइज करने की कोशिश करेंगे सेक्शन नंबर 16 को और सेक्शन नंबर 17 को। सेक्शन नंबर 18 19 जो रिवर्सल और अवेलमेंट वाला पार्ट है ना, उसको हम थोड़ा फटाफट फटाफट रिवाइज कर देंगे, ऊपर से देख के रिवाइज कर देंगे। यस, बाकी जितना हो सके 16 और 17 को हम काफी अच्छे से रिवीजन करेंगे। ये सबसे ज्यादा काम की चीज है। तो पहले ये समझ लीजिए बेटा, आईटीसी का खेल चलता कैसे है। देखो, सबसे पहले मान लो एक रजिस्टर्ड पर्सन है। ये रजिस्टर्ड पर्सन है ना, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है ना, इनपुट्स लेता है, इनवर्ड सप्लाई लेता है। यस, फैक्ट्री चलाना है तो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल्स लगेगा, लेबर लगेगा, इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स भी तो लगेंगे ना, मशीनरीज वगैरह। यस, तो कहीं ना कहीं ये रजिस्टर्ड पर्सन इन तीनों इनवर्ड सप्लाईज को लेता है और इन तीनों इनवर्ड सप्लाईज को यूज करके आउटवर्ड सप्लाई क्रिएट करता है, फिनिश गुड्स को बेचता है। आउटवर्ड सप्लाई, जब हम बात करते हैं इनवर्ड सप्लाई का, तो हो सकते हैं इनके भी सप्लायर हो। यस, कोई सप्लायर होगा रॉ मटेरियल्स का, कोई सप्लायर होगा सर्विसेज का, कोई कैपिटल गुड्स का सप्लायर होगा। जब ये सप्लायर इन चीजों को रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेगा, तो वो अपने सप्लाई की अमाउंट प्लस उसके साथ में टैक्स भी इस रजिस्टर्ड पर्सन से रिकवर करेगा। इसका मतलब ये रजिस्टर्ड पर्सन ने इनवर्ड सप्लाई लेते वक्त टैक्स का पेमेंट कर दिया। यस, सो पेड द टैक्स अमाउंट टू दी गवर्नमेंट, और ये जो सप्लायर होगा ये टैक्स का अमाउंट रिकवर करके इस टैक्स की अमाउंट को गवर्नमेंट को जमा कर देगा, गवर्नमेंट को जाके दे देंगे, भैया ये लो टैक्स अमाउंट जो हमने रजिस्टर्ड पर्सन से ले लिया है। नाउ जो टैक्स हमने पे किया है ये हो गया इनपुट टैक्स, यानी हमारा इनपुट टैक्स का पोर्शन गवर्नमेंट तक इस सप्लायर के थ्रू पहुंच चुका है 100%। अब हमें क्या करना है, अब जब हम इस फिनिश गुड्स को आउटवर्ड सप्लाई करेंगे तो कस्टमर से टैक्स लेंगे। अब जब कस्टमर से टैक्स लेंगे ये बन जाएगा आउटपुट टैक्स। अब कस्टमर से लेके हमें ये टैक्स देना है गवर्नमेंट को। तब ये टैक्स देते वक्त हम गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे, हमें कस्टमर से लेके आपको इतना टैक्स देना है, और इनपुट टैक्स के बहाने हम आपको सप्लायर के थ्रू पहले ही कुछ अमाउंट पहुंचा चुके हैं। तो क्या मैं पूरा 100% ऑफ दैट आउटपुट टैक्स का अमाउंट दूंगा क्या गवर्नमेंट को? नहीं, मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा मुझे आपको जो देना है इसमें से मैंने जो दे चुका हूं ये माइनस करो। यस, मुझे आपको जो देना है इसमें से मैं जो दे चुका हूं ये माइनस करो और बैलेंस अमाउंट में आपको पे कर दूंगा। तो ये जो मैंने यहाँ पे किया है ना, माइनस करना, इसे ही कहते हैं क्रेडिट लेना। इसे ही कहते हैं क्रेडिट लेना। देखो कितना इजी है क्रेडिट लेना। तो चलिएगा समझते हैं आईटीसी के पोर्शंस को। सेक्शन नंबर 16 डिवाइडेड है 4 सब सेक्शंस में। सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 16(1) एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या कहता है? एलिजिबिलिटी कहता है फॉलोइंग पर्संस आर एलिजिबल टू टेक क्रेडिट अंडर द सेक्शन नंबर 16 ऑफ द आईटीसी। कौन कौन है खुश नसीब? अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो कौन एलिजिबल रहेगा? सबसे पहले रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। दूसरा, सप्लाई इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए। यस, और तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाना चाहिए, तब जाके आपको मिलेगा आईटीसी। अगर ये तीनों में से एक भी चीज नहीं हुई तो आईटीसी मिलेगा नहीं, भूल जाओ आईटीसी को। सो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाना चाहिए, और इसके अलावा हमने क्या देखा, सप्लाई बिजनेस के पर्पस के लिए होना चाहिए। चलिए आते हैं सेक्शन नंबर 16(2) पे, कंडीशंस। देखिएगा कंडीशंस क्या क्या है, बहुत सारी कंडीशंस है। सबसे पहले सेक्शन नंबर 16(2)(a), सबसे पहली कंडीशन यह है कि आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट यानी क्या? जैसे कि टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। आपके पास यानी किसके पास? जिसको आईटीसी लेना है हम उसकी बात कर रहे हैं।
अगर आईटीसी लेना है तो हमें प्रूफ लगेगा कि कहीं ना कहीं आपने किसी इनवॉइस के बदले टैक्स का पेमेंट किया है। तो जब आप इन टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स को अपने पास में प्रिजर्व करके प्रॉपरली रखोगे, सेव करके प्रॉपरली रखोगे, तो ये हमें विश्वास होगा ना कि आपने सचमुच टैक्स पे किया है। तो टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट पोजीशन होना चाहिए। सेकंड नंबर, सेक्शन 16(2) कहता है कि प्रॉपर रिटर्न्स फर्निश हो जाने चाहिए। रिटर्न्स यानी क्या क्या? जीएसटीआर 1 और 2B। जीएसटीआर 1 और 2B। जीएसटीआर 1 जिस सप्लायर ने आपका टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पहुंचा दिया है, उसने रिटर्न फर्निश कर देना चाहिए। जब वो रिटर्न फर्निश करेगा तभी हम ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 2B जनरेट कर देंगे, और 2B जनरेट हो गया यानी आपके पास क्रेडिट लेजर में आपका क्रेडिट का बैलेंस जनरेट हो जाएगा। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि सप्लायर ने जीएसटीआर 1 का, जीएसटीआर 1 का रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। सर मान लो अगर क्यूआरएमपी स्कीम हम ले लें, देखो हम रिवीजन बैच में ऐसा तो बोलना मत, क्यूआरएमपी सर क्या होता है आपको सबको पता है। डिटेल में आप एक बार रिटर्न्स वाला चैप्टर पढ़ चुके हो। क्यूआरएमपी सर, क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर अगर हम ऑप्ट करते हैं तो उस केस में तो जीएसटीआर 1 मंथली फाइल होता ही नहीं है सर। तो हम क्या करेंगे उस समय हम आपको ऑप्शन देते हैं आईएफएफ का। उस समय हम आपको ऑप्शन देते हैं आईएफ का, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। तो आइदर जीएसटीआर 1 या तो आईएफएफ, ये दोनों में से एक चीज फर्निश कर दो। एक चीज फर्निश कर दो इन केस ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। ये हो गया 16(2)AA। अब हम बात करते हैं कुछ चीजों की, कुछ केसेस का। चलो आगे बात करेंगे, कोई बात नहीं, पहले ये सबसेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। 16(2)B। 16(2)B क्या कहता है? ही शुड फिजिकली रिसीव द गुड्स और सर्विसेज, और बोथ। अगर आपको आईटीसी चाहिए तो आप एज अ रिसिपिएंट, आपको फिजिकली गुड्स और सर्विस मिल चुके हैं। ये सप्लाई आपको फिजिकली मिल चुका है। अगर आपको सप्लाई मिल चुका है तो ही हम आपको आईटीसी देंगे। लेकिन एक्सेप्शन है बिल टू शिप टू। क्यों सर? बिल टू शिप टू में होता क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई हमने डिस्कस भी किया था। बिल टू शिप टू में होता क्या है सर? बिल कहीं और शिपिंग कहीं और। उस केस में जहां पे बिल गया वहां पे शिपिंग थोड़ी जाती है। जिसके पास टैक्स डॉक्यूमेंट पोजीशन में है उसके पास शिप थोड़ी होता है गुड्स, तो उसको फिजिकल रिसिप्ट थोड़ी मिलती है, नहीं मिलती है। बट आप कहते हो फिजिकल रिसीव हो जाने चाहिए गुड्स और सर्विसेज, तो इस केस में बिल टू शिप टू का जो केस है वो एक्सेप्शन में है। तो अगर बिल टू शिप टू वाला केस है तो भले ही आप फिजिकली गुड्स को रिसीव ना करो तो भी हम आपको आईटीसी देंगे। नाउ 16(2)BA कहता है in respect of such supply communicated to such registered person under section 38। yes, 38 क्या बोलता है? वो कहता है या तो जीएसटीआर 1 या तो आईएफएफ जनरेट कर दो। ये हमने देख चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद में 16(2)C। 16(2)C क्या कहता है? अंडर सेक्शन 41 सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41। देखो सीधी सीधी बात बोलो, अगर मैं प्रोविजन बात नहीं करूं तो फटाफट रिवाइज करते हैं। देखो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देना चाहिए, एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स हो जानी चाहिए। गवर्नमेंट बोलेंगे ना हमको जब टैक्स का अमाउंट पहुंचा ही नहीं है तो हम आपको क्रेडिट कहां से दे। ऊपर डायग्राम में देखो ना, सप्लायर से गवर्नमेंट को पहुंच जाना चाहिए तभी तो यहाँ पे क्रेडिट मिलेगा ना। जब गवर्नमेंट को पहुंचा ही नहीं है तो क्रेडिट कहां दे? तो 16(2)C कहता है गवर्नमेंट को ये अमाउंट का एक्चुअल पेमेंट हो जाना चाहिए। यस, और आखिरी में 16(2)D ही शैल फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 39, और सब रिटर्न फर्निश हो जाने चाहिए। तो ये कंडीशंस को ध्यान रखो। सबसे पहली कंडीशन क्या थी? टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट का पोजीशन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए जीएसटीआर 1 या तो आईएफएफ। फिर क्या था? फिजिकली गुड्स का सर्विसेज रिसीव हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या था? उसके बाद में था सर गवर्नमेंट को एक्चुअली इस अमाउंट का टैक्स का पेमेंट हो जाना चाहिए। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे देखी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशंस ले लेते हैं। जब गुड्स का डिलीवरी लॉट्स में होता है, यानी एक बार में नहीं होता। मान लो मैंने बोला मुझे 100 केजीज ऑफ वीट चाहिए, और 100 केजीज ऑफ वीट कैसा लगेगा? हर महीने आप 20-20 किलो भेजो, ऐसे करके 5 महीने तक के पूरे 100 किलो का आप भेज दो। अब इसमें मैंने क्या किया? सप्लाई कैसे हो रहा है? लॉट्स में हो रहा है। तो इस लॉट्स में जब सप्लाई हो रहा है तो आईटीसी कब मिलेगा? क्योंकि बिल पे तो 100 किलो लिखा होगा। यस, तो आईटीसी कब मिलेगा? आईटीसी मिलेगा ऑन द रिसिप्ट ऑफ द लास्ट लॉट। ये देखो, जब आपको लास्ट लॉट या लास्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा ना, उस वक्त आपको हम आईटीसी दे देंगे पूरे पूरे सप्लाई का। यस, आगे बढ़ते हैं। मान लो सर आपने कहा
आपने कहा कि सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आईटीसी मिल जाएगा, हमको आईटीसी मिल गया। लेकिन लेकिन अब आईटीसी मिलने के बाद हुआ क्या, मैंने अब तक जिसको रेसिपिएंट से मैंने रॉ मटेरियल लिया है, उस रेसिपिएंट को पेमेंट ही नहीं किया। ना ही मैंने उसके बिल का अमाउंट पे किया, ना ही टैक्स का अमाउंट पे किया, कुछ भी उसको पेमेंट नहीं किए। उस बेचारे ने तो अपने जेब से टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट को भेजा और हमने उसका आईटीसी ले लिया। क्योंकि कहीं लिखा ही नहीं था ना कि सप्लायर को पे करो तो आईटीसी मिलेगा, ये लिखा था गवर्नमेंट को पे करो, सप्लायर ने गवर्नमेंट को पे कर दिया, अब हमने उसका आईटीसी ले लिया और हमने अब तक रिसिपिएंट ने अब तक सप्लायर को पेमेंट किया ही नहीं है। सर अब क्या करें? अब हम वेट करेंगे 180 दिन तक, 180 डेज। अगर 180 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 180 दिन के अंदर आपने अगर पेमेंट नहीं किया तो जो आईटीसी आपने ले रखा है वो हो जाएगा रिवर्स। जो आईटीसी आपने ले रखा है वो हो जाएगा रिवर्स और इसके अलावा 18% इंटरेस्ट भी लगेगा। 18% इंटरेस्ट लगेगा उस दिन से जब से आपने क्रेडिट लिया है तब से लेके तो जब तक रिवर्स ना हो। अब 18% इंटरेस्ट भी लगेगा और ये आईटीसी जो रिवर्स हो चुका है हम आपको वापस मौका देंगे इस आईटीसी को लेने का, अगर 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 आपने आपने सप्लायर को पेमेंट कर दी है तो, सप्लायर को पेमेंट कर दी है तो। यस, सो 180 दिन का वेट किया जाएगा। 180 दिन में अगर पेमेंट नहीं हुई तो कोई बात नहीं, हम आईटीसी रिवर्स कर देंगे और आपको इंटरेस्ट भी लगा देंगे। बट ये वाला प्रोविजन इन केसेस में अप्लाई नहीं होता, 180 दिन वाला। जब आरसीएम का सप्लाई है या शेड्यूल 1 का सप्लाई है या वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 15(2)(b) है, इन 3 केसेस में अप्लाई नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सेक्शन नंबर 16(3) डेप्रिसिएशन। मान लो अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डेप्रिसिएशन लिया है और बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने जब कैपिटलाइजेशन किया है तो कैपिटल एसेट की अमाउंट के साथ साथ टैक्स पोर्शन भी कैपिटलाइज कर दिए। यस, मान लो एक 10 लाख का व्हीकल है और उस पे आपको टैक्स लगा 1 लाख का, टोटल वैल्यू हो गई 11 लाख की। अब सर डेप्रिसिएशन ले तो ले किस पे? हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो पूरे 11 लाख पे डेप्रिसिएशन ले ले या तो जो वैल्यू थी कैपिटल गुड्स की उसके ऊपर डेप्रिसिएशन ले ले। अगर आपने पूरे 11 लाख पे डेप्रिसिएशन लिया इसका मतलब सर आपने कैपिटल गुड्स की वैल्यू पे तो टैक्स डेप्रिसिएशन लिया ही है, लेकिन इसके अलावा आपने उसके टैक्स पोर्शन पे भी डेप्रिसिएशन ले लिया। अगर आपने ये 10 लाख प्लस 1 लाख टोटल 11 लाख पे डेप्रिसिएशन लिया है यानी टैक्स पोर्शन पे भी डेप्रिसिएशन ले लिया तो उस केस में हम आपको उस टैक्स पोर्शन का डेप्रिसिएशन लेने के बजाय जो आपने ले लिया तो हम आईटीसी देंगे नहीं। क्लियरली लिखा है, अगर टैक्स पोर्शन के ऊपर भी डेप्रिसिएशन ले लोगे तो हम आपको आईटीसी देंगे नहीं। ये देखो लिखा है द आईटीसी शैल बी नॉट बी अलाउड ऑन द टैक्स कंपोनेंट शैल नॉट बी अलाउड, अगर डेप्रिसिएशन लिया तो। लेकिन सर अगर मान लो 10 लाख का मशीनरी है प्लस 1 लाख का हमने टैक्स पे किया है और मैंने डेप्रिसिएशन सिर्फ 10 लाख पे लिया तो अब आईटीसी मिलेगा क्योंकि आपने टैक्स पोर्शन पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लिया। अगर टैक्स पोर्शन पे डेप्रिसिएशन ले लो तो आईटीसी मिलेगा नहीं। अब देखिएगा आखिरी टाइम लिमिट, आप कोई भी इनवॉइस के ऊपर का आईटीसी कब तक ले सकते हो? आखिरी टाइम लिमिट होगा अर्लियर ऑफ 30th डे ऑफ नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जिस फाइनेंशियल ईयर हम की बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 30 नवंबर तक का वेट करो, या अगर आपने उसके पहले एनुअल रिटर्न फर्निश कर दिया तो वो डेट, द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न एंड 30th नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर, जो भी अर्लियर होगा दैट विल बी योर लास्ट डे। आप तब तक कोई भी इनवॉइस का आईटीसी ले सकते हो, अगर तब तक नहीं लिया तो आईटीसी भूल जाओ। चलिए बेटा आगे आते हैं हम ब्लॉक क्रेडिट्स पे, सेक्शन नंबर 17(5) ब्लॉक द क्रेडिट्स, सेक्शन नंबर 17(5). अब देखो ब्लॉक क्रेडिट्स के केस में क्या है, यहाँ पे ये क्रेडिट्स आपके क्रेडिट लेजर में भी है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी सेक्शन 16(2) की, सेक्शन 16(1) के हिसाब से आप एलिजिबल भी हो, आपके क्रेडिट लेजर में क्रेडिट दिख भी रहा है, फिर भी हम आपको इसका क्रेडिट नहीं देंगे। अरे ये तो जबरदस्ती है। हाँ, सो कुछ केसेस में ये जबरदस्ती करनी जरूरी है और वो केसेस है आपके सामने एज अ ब्लॉक क्रेडिट्स। सो इनके अंदर क्रेडिट होते हुए भी हम क्रेडिट नहीं ले सकते। यस, सो देखते हैं क्या क्या एंट्रीज है। सबसे पहला क्लॉज ए, सेक्शन 17(5) क्लॉज ए कहता है मोटर व्हीकल। सर मोटर व्हीकल केस में ये देखो कि मोटर व्हीकल क्यों यूज कर रहे हैं, फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर रहे हैं तो आईटीसी मिलेगा, लेकिन अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर रहे हो तो अगेन यहाँ पे दो चीजें चेक करो, सीटिंग कैपेसिटी कितनी है। विद ड्राइवर सीटिंग कैपेसिटी 13% या उसके नीचे है तो
वापस 2 केसेस। लेकिन अगर कैपेसिटी 13% या उसके ऊपर है तो वो गया अदर्स की केस में, यहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा। यानी अगर व्हीकल की कैपेसिटी पैसेंजर्स की 13 पैसेंजर्स के ऊपर है तो उस केस में आईटीसी मिल जाएगा, कोई भी तरह का यूज हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कैपेसिटी 13 पर्सन के नीचे है, इंक्लूडिंग द ड्राइवर, तो उस केस में ये चेक करो क्या वो नॉर्मल यूज हो रहा है। अगर नॉर्मल यूज हो रहा है तो आईटीसी मिलेगा नहीं, या हो गया ब्लॉक क्रेडिट्स, या हो गया ब्लॉक क्रेडिट्स, अब आईटीसी आपको मिलेगा नहीं। लेकिन चेक करो 13 सीटर के नीचे होने के बावजूद भी क्या वो इन पर्पस के लिए यूज हो रहा है। किन पर्पस के लिए? व्हेन यूज फॉर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज, फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, imparting ट्रेनिंग और ड्राइविंग ऑफ सच मोटर व्हीकल। या तो आप वो व्हीकल को ऐसे ही लेके ऐसे ही सप्लाई कर दोगे, लिया और बेचा, लिया और बेचा। या तो आपको व्हीकल परचेस करके लोगों को पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज देना है, और वो भी टैक्सेबल वाली, आपने सामने वाले से टैक्स लेना चाहिए, यस। या फिर आपने उस मोटर व्हीकल के ड्राइविंग या ट्रेनिंग से रिलेटेड उसको यूज किया है, मोटर व्हीकल खरीदा है और आप सर्विस कैसे दे रहे हो, मोटर ड्राइविंग स्कूल, और वो भी टैक्सेबल वाली होनी चाहिए, सामने वाले से टैक्स लो, तो कहीं ना कहीं हम आपको आईटीसी दे देंगे, अदरवाइज आपका आईटीसी हो जाएगा ब्लॉक। यस, ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। यस, रिवीजन कर रहे हैं फटाफट, आपको रिवीजन हो रहा है। क्या क्या क्लॉज है? क्लॉज डबल ए, वेसल और एयरक्राफ्ट। ये देखो एयरक्राफ्ट वेसल को क्यों यूज कर रहे हैं? गुड्स ट्रांसपोर्ट एग्जेम, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के केस में देखो नॉर्मल यूज है, आईटीसी मिलेगा नहीं। या फिर स्पेसिफाइड यूज है, यस, तो आईटीसी मिल जाएगा अगर इन चीजों के लिए आपने वेसल एयरक्राफ्ट का यूज किया है तो। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के केस में सर किस चीजों के लिए? फर्दर सप्लाई ऑफ सच वेसल एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, यस, imparting ट्रेनिंग और नेविगेटिंग सच वेसल, imparting ट्रेनिंग और फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट वेसल को ट्रेनिंग पर्पस के लिए आपने यूज किया है, या हो सकता है आपने पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया है, या उसी व्हीकल एयरक्राफ्ट को ऐसे कैसे आप बेच रहे हो। लेकिन टैक्सेबल सप्लाईज होनी चाहिए, शर्त वही है कि टैक्सेबल सप्लाईज होनी चाहिए तो आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सेक्शन 17(5) क्लॉज ए बी। अब ए बी करते हैं डिस्कस। ए बी कहता है नोटिफाइड सर्विसेज के बारे में जो कि मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट के ऊपर होता है। नोटिफाइड सर्विसेज के बारे में जो कि वेसल एयरक्राफ्ट और मोटर व्हीकल्स के ऊपर होता है। अब देखते हैं हम नोटिफाइड सर्विस के केस में क्या क्या आता है। एक तो सबसे पहले जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ सच मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट। अब तक के आपने जो कन्वीनियंस खरीदा था उसके ऊपर पे जो जीएसटी लगा था उसकी बात कर रहे थे। अब मान लो इन्हीं कन्वीनियंस के लिए आपने कुछ सर्विसेज ली है और उन सर्विसेज का पेमेंट करते वक्त जो जीएसटी लगा ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। यस, अब उसकी बात कर रहे हैं सर, उसका आईटीसी मिलेगा। देखो एकदम सिंपल, वहां मिला था, वहां यानी मोटर व्हीकल को खरीदते वक्त जो आपने टैक्स पे किया था उसका आईटीसी आपको मिला था, तो यहां भी मिल जाएगा। वहां मिला था तो यहाँ पे भी मिल जाएगा, वहां नहीं मिला था तो यहाँ पे भी ब्लॉक हो जाएगा। यानी मोटर व्हीकल के ऊपर का टैक्स जो पे किया वो तो ब्लॉक हो गया, उससे जुड़ी हुई सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स पे किया वो भी ब्लॉक हो गया। यस, ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा और इन सर्विसेज को अगर आप मैन्युफैक्चरर लेवल पे कर रहे हो तो हम आपको आईटीसी दे देंगे, ये चीज को ध्यान में रखना। नाउ बी, क्लॉज बी, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब देखो गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई कहाँ कहाँ हो रहा है। सिर्फ फॉर एग्जांपल फीड, फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग रेंटिंग ऑफ द व्हीकल्स, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। यस, ये हम सप्लाई कर रहे हैं। अब दो बातें ध्यान रखो, या तो ये एम्प्लॉय को सप्लाई होगी या तो अदर्स को। अब हम इन तीन सर्विसेज को जब अदर लोगों को सप्लाई करेंगे, यस, से मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ, फिटनेस, या फिर से एम्प्लॉयज को एलटीसी देना, लीव ट्रेवल कंसेशन देना या लीव ट्रेवल बेनिफिट्स देना, यस, तो इन केसेस में अगर हम एम्प्लॉय को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सर्विस एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहे हैं और इन सर्विसेज को प्रोवाइड करते वक्त हमने कहीं ना कहीं इनपुट टैक्स पे किया है, तो अगर ये ऑब्लिगेटरी बाय लॉ होगा, कंपलसरी मैंडेटरी बाय लॉ होगा ना, तो ही हम एम्प्लॉयज को जो ये बेनिफिट मिल रही है इसके ऊपर आईटीसी मिलेगा, ये आईटीसी हम ले पाएंगे। अगर अगर ऑब्लिगेटरी बाय लॉ है, कंपलसरी बाय लॉ है तो। लेकिन अगर कंपलसरी बाय लॉ नहीं है फिर भी मेरी इच्छा के हिसाब से मैं अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट दे रहा हूं, अब आईटीसी नहीं मिलेगा।
या फिर जब बात करता हूं इस बॉक्स की, इस सर्विस की, ये जुड़ी हुई जो भी सर्विसेज है इनकी, जैसे आउटडोर कैटरिंग, फूड बेवरेजेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर ये आप फर्दर आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, यानी क्या, मान लो मैं खुद भी एक कैटरर्स हूं और कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मैंने फूड और बेवरेजेस का सप्लाई लिया है। जब कैटरिंग सर्विस आपको प्रोवाइड करनी है, उसके लिए अगर आपने फूड और बेवरेजेस का सर्विस लिया है, तो चेक करो क्या आप उसको फर्दर आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हो। मैं ये फूड और बेवरेजेस ले ही रहा हूं ताकि इनको वापस मैं किसी ना किसी को सप्लाई कर सकूं, और वो भी टैक्सेबल सप्लाई। अगर ऐसी बात है तो हम आईटीसी आपको दे देंगे, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। तो इन चीजों का ध्यान रखना आपने। यस, ये हो गए ब्लॉक क्रेडिट्स अप टू क्लॉज बी। चलो आगे बात करते हैं सी और डी का। सी और डी दोनों बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। सी और डी दोनों बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। ये कहते हैं कंस्ट्रक्शन होना चाहिए इमूवेबल प्रॉपर्टी का, आइदर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए या ओन, या तो किसी को आप कॉन्ट्रैक्ट पे दे दो कि मुझे बिल्डिंग बना के दो, या आप खुद बिल्डिंग बना रहे हो। यस, आप खुद उसको उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को रीड कर रहे हो। तो ये देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है आइदर बाय वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स और बाय ओन अकाउंट। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अभी दो शब्द है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी और एक कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले इन दोनों लेटर्स को क्लियर करते हैं। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी क्या? उसमें दो चीजें आती है, एक तो प्लांट एंड मशीनरी और अदर्स। जब हम बात करते हैं प्लांट और मशीनरी का, तो उसमें क्या क्या आता है? मींस एपरेटस, इक्विपमेंट्स और मशीनरी फिक्स्ड टू एन अर्थ बाय एनी फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट for the purpose of making outward supply of goods or services, and it includes also that foundation। किसी फाउंडेशन पे आपने प्लांट और मशीनरी को इंस्टॉल किया है, तो उस स्ट्रक्चरल सपोर्ट को भी हम गिनेंगे प्लांट और मशीनरी में। यस, सब्जेक्ट टू कंडीशन ये मशीनरी की यूज कर रहे हो मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तब उस केस में ये प्लांट एंड मशीनरी इमूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आ गया है, ऐसा समझ लो। यस, इमूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आ गया है। यस, और हम बात करते हैं अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। तो अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या नहीं आता? यस, और क्या आता है देख लो। इस केस में आईटीसी तो मिल गया सर, लेकिन सॉरी, जब हम बात करते हैं प्लांट और मशीनरी की, ये उसकी डेफिनेशन में नहीं आता। क्या ये अदर इमूवेबल प्रॉपर्टीज नहीं है? लैंड एंड बिल्डिंग, अदर सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन टावर, पाइपलाइंस, है ना, आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, ये सारी चीजों के अंदर आईटीसी मिलेगा नहीं। लेकिन अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर आपने सब कॉन्ट्रैक्टिंग किया है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग किया है, तो कहीं ना कहीं उसका आईटीसी आपको मिलेगा। लेकिन इन इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको आईटीसी मिलेगा नहीं। यस, ध्यान रखिएगा। अब दूसरा लेटर जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कंस्ट्रक्शन। आपको कहा इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका क्या करो? कंस्ट्रक्शन। अगर इमूवेबल का प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन होगा ना, तो कहीं ना कहीं ब्लॉक क्रेडिट्स होगा, तो कहीं ना कहीं ब्लॉक क्रेडिट्स होगा। अब देखो कंस्ट्रक्शन यानी क्या? कंस्ट्रक्शन तब होगा जब आपने कोई भी तरह का कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन जो भी खर्चा किया है ना, उसको कैपिटलाइज किया है। उसको कैपिटलाइज किया है ना, तो हम टर्म कंस्ट्रक्शन के अंदर उसको कंसिडर करेंगे। अगर आपने कैपिटलाइजेशन ही नहीं किया है, तो वो कंस्ट्रक्शन वर्ड के डेफिनेशन में ही नहीं आएगा। अगर आपने कैपिटलाइज ही नहीं किया है, तो कंस्ट्रक्शन के मीनिंग में आएगा ही नहीं। अगर कंस्ट्रक्शन की मीनिंग में ही नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, आईटीसी मिल जाएगी। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन के मीनिंग में आ गया और इमूवेबल प्रॉपर्टी के मीनिंग में आ गया, तो कहीं ना कहीं हम आपको इसके ऊपर का क्रेडिट्स ब्लॉक कर देंगे। प्लांट एंड मशीनरी को एक्सक्लूड किया है इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन से। कहा गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। यस, इसीलिए प्लांट एंड मशीनरी का हमें आईटीसी मिल रहा है। और यहाँ पे फोकस करो वर्ड पे। कंस्ट्रक्शन के मीनिंग में अगर आता है तो ब्लॉक क्रेडिट्स होगा, अगर कंस्ट्रक्शन के मीनिंग में ही नहीं आता तो क्लॉज सी और डी अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि वो कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यस, सो ये सारी बातें हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। इसके आगे देखिएगा, अंडर सेक्शन 10 आईटीसी नहीं मिलता। हमने सेक्शन 10 पढ़ते वक्त भी देखा था, नो आईटीसी एलिजिबल कंपोजिशन स्कीम। फिर देखो, इन केस ऑफ एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये आईटीसी ले सकता है? बिल्कुल भी नहीं ले सकता है। ये सिर्फ अपने इंपोर्टेड गुड्स का आईटीसी ले सकता है, जो कि मैंने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आपको इसको वापस से एक बार एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो देख सकते हो। नाउ आगे, यस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर।
कंपनीज एक्ट में होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए किसी भी तरह से कहीं पे इनवर्ट सप्लाई ली है और उसमें टैक्स पे किया है, तो उसका आईटीसीएम आपको इस सर्विस को यूटिलाइज करते वक्त आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। यस, इस सर्विस को करते वक्त आपने जो भी किया है, आईटीसी पे किया है, उसका हम यहाँ पे आपको क्रेडिट देंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर्सनल कंजम्पशन के लिए किसी भी गुड्स का आपने यूज किया है, उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। कोई गुड्स अगर चोरी हो गए या लॉस्ट हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, रिटर्न ऑफ हो गए, या आपने एज अ फ्री सैंपल्स बांट दिए, तो उनके ऊपर का भी आपको आईटीसी मिलेगा नहीं, ये भी ब्लॉक हो जाएगा। यस, अगर आपके ऊपर प्रोविजन 74, 129, 130 लग गए, तो आपको आईटीसी मिलेगा नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी ब्लॉक क्रेडिट्स अंडर दी आईटीसी। आईटीसी के अंदर का ब्लॉक क्रेडिट्स ये हमने आपके सामने पूरा अच्छे से बता दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी में। अवेलमेंट और रिवर्सल, इसको मैं एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं आपको होता क्या है। देखो, मान लो फॉर एग्जाम्पल अब तक के है ना, मैं रजिस्टर्ड पर्सन था ही नहीं, मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन था, जिंदगी बहुत सुकून में चल रही थी, अच्छे से खुशी खुशी जिंदगी चल रही थी। मान लो मैंने टर्नओवर लिमिट क्रॉस कर दिया, अब मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, यानी मैं क्या बन गया, फ्रॉम अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। स्विचिंग कैसे हुई, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। या फिर मान लो मैं अब तक कंपोजिशन स्कीम में था, 1.5 करोड़ की लिमिट के अंदर था, 1.5 करोड़ की लिमिट क्रॉस हो गई, तो अब क्या होगा सर, हो जाएगा कंपोजिशन से रजिस्टर्ड नॉर्मल स्कीम में ट्रांसफर। आपको अब कंपोजिशन से ट्रांसफर लेना होगा नॉर्मल स्कीम में। यस, तो इन दोनों केसेस में अगर आप ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पे देखो, पहले मुझे आईटीसी नहीं मिल रहा था, जब मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन था तब भी आईटीसी नहीं मिल रहा था, जब मैं कंपोजिशन स्कीम में था तब भी आईटीसी नहीं मिल रहा था, या अगर मैं एग्जाम गुड का सप्लाई कर रहा हूं और अब अचानक से वो गुड्स टैक्सेबल हो गए, तो जब वो एग्जाम थे तब भी मैंने आईटीसी लिया ही नहीं ना बॉस, आईटीसी लिया ही नहीं है। लेकिन अब जैसे ही मैं रेगुलर स्कीम में आ जाऊंगा, रजिस्टर्ड पर्सन बन जाऊंगा, या एग्जाम गुड टैक्सेबल बन जाएंगे, अब तो टैक्स पे करना पड़ेगा। अब जो भी सप्लाईज में आउटवर्ड करूंगा टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन आउटवर्ड सप्लाई ये इवेंट होने के बाद में जो मैं करूंगा, यस, उस केस में अगर मैं जब रॉ मटेरियल खरीदूंगा तब तो मुझे आईटीसी मिलेगा। लेकिन आज एट द प्रेजेंट डेट जो भी गुड्स मेरे गोडाउन में एज अ स्टॉक पड़े हैं, वो अब जब मैं जाके कल सप्लाई करूंगा उस पे आउटवर्ड टैक्स लगने वाला है। तो इन गोडाउन्स में पड़े जो भी स्टॉक है, इनके ऊपर कहीं ना कहीं मैंने इनपुट टैक्स पे किया है, मुझे उसका क्रेडिट तो दो। अब उसका क्रेडिट कब मिलेगा, सबसे पहली शर्त है सर, हमारे पास में इनवॉइस होना चाहिए। अगर इनवॉइस हमारे पास में होगा, तो पिछले 1 साल तक के जितना भी इनवॉइस होगा, इस प्रेजेंट स्टॉक इन द गोडाउन का, चाहे वो स्टॉक होगा इनवर्ट्स इनपुट स्टॉक, या सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक, या फिनिश गुड्स का स्टॉक होगा, रॉ मटेरियल हो, फिनिश गुड्स हो, या सेमी फिनिश गुड्स हो, इनका स्टॉक होगा, या कैपिटल गुड्स होगा, आपके पास अगर इनवॉइस है पिछले 1 साल तक के इनवॉइस का, हम आपको आईटीसी देंगे। इसको कहते हैं अवेलमेंट। और वाइस वर्सा, इसका उल्टा, मान लो मैं रेगुलर में था, कंपोजिशन में चले गया, रजिस्टर्ड पर्सन था, अनरजिस्टर्ड बन गया, यस, टैक्सेबल गुड्स थे, एग्जेम्प्ट हो गए, तो क्या होगा, अब आगे मुझे क्रेडिट तो वैसे ही नहीं मिलना, तो अब तक के जो मेरा क्रेडिट बैलेंस है वो मुझे वापस दे दो। इसे कहते हैं रिवर्सल ऑफ क्रेडिट, अवेलमेंट और रिवर्सल। तो ये दोनों केसेस है। यस, ये दोनों केसेस हैं। अवेलमेंट कब होता है, रिवर्सल कब होता है, कुछ फॉर्मूला यूज होते हैं इसके अंदर कैलकुलेशन के अंदर, वो देख सकते हो आप लोग। मैंने आपको जैसे ही कहा था विद इन 1 ईयर, यस, 1 ईयर तक का पूरा इनवॉइस आपके पास में जो भी है, आप उसका क्रेडिट ले सकते हो। सो यहाँ पे ये चीज खत्म हुई, यहाँ पे रिवीजन खत्म हुआ। मैंने आपको पहले ही कहा था सेक्शन नंबर 16 और 17(5) मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, पूरा अच्छे से रिवाइज करवा दूंगा। और सेक्शन नंबर 18 वाला हम जो डिस्कशन है अवेलमेंट और रिवर्सल, ये फटाफट डिस्कशन कर लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग्स। मैंने आपको मीनिंग बता दिया है, क्यों होता है, क्या होता है, ब्लॉक क्रेडिट्स पूरे ध्यान में रखिएगा अच्छे से। तो चलिए बेटा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो बच्चों, आपके लिए एक अनाउंसमेंट है हमारे रेगुलर बैचेस के लिए। रेगुलर बैचेस स्टार्ट होने जा रही है, सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन की रेगुलर बैच 21 सितंबर, एंड सीए फाउंडेशन ऑल सब्जेक्ट रेगुलर बैच फ्रॉम 25 सितंबर, और वो भी बहुत ही शॉकिंग प्राइस पे। यस, क्या आप इन शॉकिंग प्राइस को जानना चाहते हो, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, आपको बैच की सारी डिटेल्स वहां मिल जाएंगी। तो मिलते हैं बेटा आगे रेगुलर बैचेस में, तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।